गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरे स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इन और प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द 11th इंग्लिश मीडियम जूलॉजी जो सब्जेक्ट अपना चल ही रहा था, उसमें अपने चैप्टर नंबर 8 द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अपन पार्ट 10 अपन ने स्टडी किया था। टुडे द पार्ट 11 एंड द टॉपिक इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो अपना अगला टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बेसिकली है क्या, देखना डियर फ्रेंड्स, जितने भी सेल के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज है उनको अगर अपन देखा जाए, उनको अगर देखें तो दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिसिमिलर टू ईच अदर। मतलब वो स्ट्रक्चरली रूप से और फंक्शनली रूप से एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है, बट फिर भी उनमें से कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके जो फंक्शंस हैं एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। उन सभी ऑर्गेनेलिज को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। वापिस रिवाइज करता हूं कि एक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर एट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड एट द लेवल ऑफ फंक्शन। मतलब कि सेल के अंदर जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है वो एक दूसरे से संरचनात्मक रूप से या स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे से क्या है, काफी डिफरेंट है। बट लेकिन इनमें से कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं whose functions are related to each other and they all are arranged in a system. The system is called as endomembrane system. कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनेलिज है उनकी अगर अपन डिस्कस करें तो फर्स्ट है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड है लाइसोसोम एंड फोर्थ है वैक्यूल्स। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, इनके फंक्शंस जो है एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, इसलिए इनको एक सिस्टम में अरेंज करके स्टडी किया जाता है एंड द सिस्टम इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। टुडे वी स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको डियर फ्रेंड्स एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर ER भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, क्या नाम था उनका? पोर्टर gave the term endoplasmic reticulum, endoplasmic, or we can say it ER जो term है it was given by a great scientist पोर्टर। एक्चुअली अगर इसकी अकरेंस देखें, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, और अपन ने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होंगे ये? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। किसमें होंगे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट मैमल्स आरबीसी। जो मैमल्स की आरबीसी है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नहीं होते हैं। और कहां होंगे? एब्सेंट कहां होंगे? दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। वापस रिवाइज कर लेते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर 4 सेल ऑर्गेनेलिज को स्टडी किया जाता है: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों रखा गया? बिकॉज देयर फंक्शंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनके फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। सो दे आर अरेंज्ड इन अ सिस्टम। द सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। टुडे वी स्टार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डियर फ्रेंड्स एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर ER भी बोला जाता है। पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे। पोर्टर gave the term endoplasmic reticulum. They are present in eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. फिर अगर बात करें कि अगर एक सेल का जो सेल है, अगर ये सेल है, सपोज डियर फ्रेंड्स इट इज अ सेल एंड इट इज न्यूक्लियस। सपोज ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अरेंज रहता है। इस प्रकार से इसका कुछ पोर्शन कहीं पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच रहता है और कहीं पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्या रहता है? अटैच रहता है।
इसकी वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। मैंने क्या कहा, वापस रिवाइज कर लेता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अरेंजमेंट एक साइटोप्लाज्म में कुछ इस तरीके से होता है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। वन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, वन पोर्शन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पार्ट और ल्यूमिनल पोर्शन। ल्यूमिनल पोर्शन कौन सा होगा, सेल या साइटोप्लाज्म का वह पोर्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ है, इन द कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द पोर्शन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पार्ट। जो एंडोप्लाज्म से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी कैन आल्सो कॉल्ड इट सराउंडेड बाय द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज सराउंडेड बाय ER is called as luminal part। सेकंड पार्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट जैसा वर्ड ही अपना मतलब बता रहा है, ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पार्ट। इट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल पार्ट। और जो आउटसाइड द ल्यूमिनल पार्ट पोर्शन है, जैसे आउटसाइड ये वाला पोर्शन, इट इज व्हाट, इट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। इट इज व्हाट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। इट इज व्हाट, इट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। देन अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉर्फोलॉजी किस तरीके की है, किस तरह के इसके स्ट्रक्चर्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इसी में अपना जो टॉपिक रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या टॉपिक रहेगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई राइट ER इन एब्रिविएटेड फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एब्रिविएटेड फॉर्म है। डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर कंडक्शन का और फ्लेक्सिबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और कंडक्शन ऑफ मटेरियल का भी इसके अंदर क्या होता है, फीचर्स होता है। कई जगह पर, अभी अपने डायग्राम में डिस्कस भी किया था, कई जगह पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट अटैच्ड और इट जॉइन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। एक सेल के अंदर, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ सिंगल सेल द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक मे बी डिफर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर होती है वह अलग अलग देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर इसमें बात करें, देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। सबसे पहले मैं डायग्राम के हेल्प से आपको समझाता हूं। सपोज डियर फ्रेंड्स इट इज न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इट इज व्हाट, इट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियर पोर होता है, अपने न्यूक्लियस स्टडी किया नहीं है, अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो न्यूक्लियस ही रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर सम पोर्स आर देयर बाय व्हिच द न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर का क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से होता है। इट इज व्हाट, यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर, ये है न्यूक्लियर पोर। देखना, न्यूक्लियर पोर से ही अटैच कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। न्यूक्लियर पोर से ही अटैच रहेगी, न्यूक्लियर पोर से। इजी डायग्राम है, कोई ज्यादा और ये बाहर की तरफ यहाँ पर अपन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज व्हाट, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक बेसिक जो अरेंजमेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से रहता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म का पोर्शन है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कई जगह पर यह जो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर पोर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। बेसिकली इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर होती है। वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नाई। सिस्टर्नाई, एक को क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्नाई बोलते हैं। सिस्टर्नाई की अगर बात करें, उसकी अगर स्ट्रक्चर देखें सिस्टर्नाई की, कुछ इस प्रकार से फ्लैट bag like structure or flat bag like structures are there on which some ribosomes are present, so their surface may be rough due to the presence of ribosomes। इनकी जो सरफेस है वो क्या रहेगी, रफ रहेगी। ये क्या है अपनी, these are ribosome।
एंड इट इज व्हाट सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बारे में बात करें, इट इज लॉन्ग फ्लैट ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड रहेगी और यहाँ पर जो है इसकी सरफेस के ऊपर क्या देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। फिर बात करें बेसिकली सिस्टर्नी किसके अंदर ज्यादा होगी, अ सेल विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम इसकी सरफेस के ऊपर है, तो इन सेल्स ऐसी सेल्स के अंदर जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है उनके अंदर द नंबर ऑफ सिस्टर्नी में बी मोर। वापस रिवाइज कर लेता हूं, अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी कर रहे हैं। एक ही सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मॉर्फोलॉजी है अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। उसमें फर्स्ट है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आर व्हाट, दीज आर द फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अनब्रांच्ड होगी जिसकी सरफेस के ऊपर ऑन विच राइबोसोम्स आर अटैच्ड। अब इनका नंबर किस सेल्स के अंदर ज्यादा होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड प्रीवियस वीडियोस के अपन ने स्टडी भी किया है कि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो द सेल्स विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, उनके अंदर द नंबर ऑफ सिस्टर्नी में बी मोर, उनके अंदर सिस्टर्नी का जो नंबर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। देन बात करते हैं वेसिकल्स की। सेकंड डियर फ्रेंड्स है वेसिकल्स। सेकंड क्या है, वेसिकल्स। अगर वेसिकल्स की स्ट्रक्चर्स देखें, दीज आर द होलो बैग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह की ये जो है वेसिकल्स देखने को मिलेगी। वेसिकल्स में बी स्फेरिकल और में बी ओवल इन शेप, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है। थर्ड बात करें अपन ट्यूब्यूल्स। थर्ड क्या होती है, थर्ड स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूल्स। थर्ड स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूल्स। अगर स्ट्रक्चर देखें ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग लाइक दिस ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच्ड होगा। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर व्हिच आर ब्रांच्ड टू, ऐसे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इजी है, वेरी इजीली अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक आल्सो। इट इज स्मूथ सरफेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इनकी सरफेस के ऊपर कभी भी राइबोसोम्स नहीं होंगे, स्मूथ सरफेस होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर होगी। और जो नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती है, जो इसका काम कभी भी सिक्रेशन नहीं होता है, उनके अंदर जैसे अगर बात करते हैं स्टेटेड मसल सेल्स की बात करें, जो जिनका काम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का सिक्रेशन नहीं करना, उनके अंदर जो है ट्यूब्यूल्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा होता है। तो डियर फ्रेंड्स ये जनरल एक सिंपल सी बात है। और देखें इनके बारे में एक और चीज और बात कर सकता हूं, चाहे अपन सिस्टर्नी की बात करें, चाहे वेसिकल्स की बात करें, या चाहे ट्यूब्यूल्स की बात करें, हर एक के अंदर आप लोग देखते हो कि यहाँ पर भी एक होलो कैविटी इज देयर। इनके अंदर क्या होती है, होलो कैविटी इज देयर। हालांकि इन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट द कैविटी ऑफ ईच अदर आर इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब जिनकी इन तीनों की जो कैविटी है ये आपस में क्या रहती है, एक दूसरे से कैविटीज जो है आपस में क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है, अटैच रहती है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात करें कि केमिकल कंपोजिशन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड इज देयर, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, लेसिथिन से मिलकर बनी होती है। लेसिथिन इंपॉर्टेंट डेटा डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, नीट के अंदर ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेसिथिन, सिफेलिन, 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 सिफेलिन एटसेट्रा। बेसिकली इसका जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, लेसिथिन होता है और सिफेलिन होता है। देन बात करें टाइप्स ऑफ ईआर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ ईआर, टाइप्स ऑफ ईआर। बेसिकली इसका जो बेस जो है वो क्या रहेगा, बेस रहेगा प्रेजेंस ऑफ, बेस क्या रहेगा, बेसिस, या अगर बात करते हैं बेसिस क्या रहेगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। प्रेजेंस क्या रहेगा, राइबोसोम है उसकी सरफेस पे या नहीं है, उनकी बेसिस के ऊपर राइबोसोम्स आर टू ऑफ टाइप। वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर डियर फ्रेंड्स इसको लिखा जाता है आरईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि अगर राइबोसोम की सरफेस के ऊपर, इफ ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स, ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, if on the surface of endoplasmic reticulum if ribosomes are present, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वह थोड़ी सी रफ ऑब्जर्व होती है, सच टाइप ऑफ
राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा मैंने कि इफ ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, on the surface of endoplasmic reticulum ribosomes are attached, ribosomes are present, ribosomes क्या होंगे, present होते हैं, ribosomes are present due to which its surface become rough nature, rough observation होगा इनका, जो इसका टच होगा वो रफ होगा। such membrane is, such endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अपन ने क्या कहा कि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो जो राइबोसोम्स होते हैं, these ribosomes are attached on their surface with the help of a specific protein and the name of protein is riboforin protein। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से, with the help of riboforin protein ribosomes are attached on endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum। अब बात करें अगर ये नंबर किसमें RER का ज्यादा होगा, एज वी नो दैट कि जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम का क्या काम होता है, दे आर प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब दे आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। तो अ सेल और द सेल्स इन विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, उनके अंदर किनका नंबर ज्यादा होगा, RER का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। The cells which are actively participates in protein synthesis, the number of rough endoplasmic reticulum is more in such a type of cells। Next बात करते हैं second endoplasmic reticulum की बात करें, second type की, second है dear friends smooth endoplasmic reticulum, smooth ER, और इसको abbreviated form में dear friends क्या लिखा जाता है, SER लिखा जाता है। सिंपल वर्ड अपना मतलब बता रहा है, बेस क्या है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। RER में अपन ने क्या कहा, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके सरफेस के ऊपर डियर फ्रेंड्स जो राइबोसोम्स जो होंगे दे आर एब्सेंट, राइबोसोम्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, राइबोसोम एब्सेंट होंगे, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। सो इनकी सरफेस क्या, इसका जो सरफेस का ऑब्जर्वेशन होगा वो कैसा दिखाई देगा, ऑब्जर्वेशन जो है वो टोटली स्मूथ होगा। अब बात करें कि RER का अपने काम का प्रोटीन सिंथेसिस, SER का जो मेन काम क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन लिपिड बायोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं, लिपिड बायोसिंथेसिस में कौन काम आती है, SER काम आती है। लिपिड का जो बायोसिंथेसिस है, लिपिड का जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा होता है, SER के द्वारा होता है। और बात करें कि सेल्स, जैसे अगर बात करें एनिमल सेल्स, जो भी लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स है, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें, उनका भी जो फॉर्मेशन है वो भी किसमें होता है, SER के अंदर होता है। लिपिड बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, और जो लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन है, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं उनकी भी जो साइट्स है, उनकी जो साइट है वो भी क्या है, SER है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अपन फंक्शन की स्टडी करें, फंक्शंस की बात करें, क्या हेडिंग है अपनी, फंक्शंस ऑफ ER। जैसे अगर बात करें फर्स्ट अगर बात करें इट मेक द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, मेक्स एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, सेल का जो एंडोस्केलेटन है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, उसके अंदर हेल्पफुल करता है। हालांकि एंडोस्केलेटन कई सारी चीजें मिलकर इसमें काम में आएंगी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी इसके अंदर काफी योगदान रहता है। फिर बात करें प्रोवाइड डिफाइनेट शेप टू द सेल, प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप टू द सेल, स्पेसिफिक शेप टू द सेल। फिर बात करें थर्ड, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मैकेनिकल support to the cell, also provide mechanical support to the cell। मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है सेल को देने का काम कौन करता है, ER करता है। फिर बात करते हैं इट्स आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड के जो बायोसिंथेसिस में उसमें भी इसका काफी रोल रहता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी इसका काफी हेल्पफुल है।
और बात करें स्टोरेज के अंदर भी इसका काफी स्टोरेज में भी ये हेल्पफुल है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड बायोसिंथेसिस अपन ने लिख लिया। डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका काफी रोल रहता है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है? SER के द्वारा किया जाता है। SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी हेल्प से क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस में इतना ही है। और अपन पहले भी कह चुके हैं कि इन वीडियोस वी ओनली डिस्कस NCERT डेटा बिकॉज 11th में इस बार NCERT चलेगी। थैंक यू वेरी मच।